नमस्कार, मैं हूँ आमिर शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी की यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लेके आ रहे हैं आपके लिए 69वीं बीपीएससी के लिए एमसीक्यू सीरीज एक लेक्चर के फॉर्म में। और ये एक तरह का रिवीजन क्लासेस है आपके लिए। इसमें सारे विषयों के सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर आएंगे, सारे एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे और एमसीक्यूज को सॉल्व करने के क्रम में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। तो इस क्रम में आज हम लोग ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया का सेकेंड पार्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें कई सारे एमसीक्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आप नए स्टूडेंट हैं और इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाकर के सब्सक्राइब का बटन दबा दें और साथ ही साथ इस वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और जी भर के सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके इंकरेजमेंट से हम बहुत बेहतर कंटेंट आपके लिए लेके आ सकते हैं और आएंगे भी, ये हमारा वादा है आपके लिए। तो इसी क्रम में हम देखते हैं इस चैप्टर को, इस लेक्चर को। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2, जो ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, अंग्रेजों का भारत में विस्तार जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था कुछ क्वेश्चंस को, और सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आपके आने वाले बीपीएससी के एग्जामिनेशन के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न अब बदल रहा है। तो इसमें हमने वन लाइनर्स क्वेश्चंस के साथ साथ स्टेटमेंट से क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट को चूज करना होता है, या मैच दी फॉलोइंग में करेक्ट और इनकरेक्ट को चूज करना होता है, या मैच करना होता है। तो सब तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कैसे इन क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है। इसके पहले आप सबको पता चल गया होगा कि बीपीएससी में कुछ सीट्स बढ़ी हैं, जिसमें डीएसपी की सीट्स हैं। एसडीएम की सीट्स अभी नहीं आई हैं, एसडीएम की सीट्स के लिए वेट हो रहा है और ऐड होंगी। वेट करते रहिए आप अभी सितंबर लास्ट में 30 सितंबर को एग्जाम है, उसके पहले कई बहुत सारी सीटें ऐड होने वाली हैं। तो बहुत सारे भी वैकेंसी, बहुत सारे डिपार्टमेंट से अभी वैकेंसीज की लिस्ट भेजी नहीं गई है, और लेकिन शेड्यूल को जारी रखने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय ने नोटिफिकेशन जारी करवा दिया, जितनी भी सीट्स उनको मिली थी। तो देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा सा। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टीपू सुल्तान यूटिलाइज्ड a scorched earth policy, burning farmland and poisoning will against the English। क्या है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ झुलसी हुई धरती नीति का इस्तेमाल किया और कृषि भूमि को जला दिया और कुओं में जहर डाला। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, तब ज्यादा क्लियर होगा, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन बिटवीन द मराठा एंड इंग्लिश। मराठों और अंग्रेजों के बीच वडगांव की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी। ये हमने पिछले सीरीज लेक्चर में देखा था। वडगांव की संधि आई थी हमारी, और वडगांव की संधि उस समय हमने देखा भी था कि किसके साथ हुई है वडगांव की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब चल रहा था 1775 से 82 तक, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब चल रहा था, तो उस क्रम में जो है अलग अलग युद्ध लड़े गए और अलग अलग संधियां हुई और संधियों का विस्तार होता गया। और इसी क्रम में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला, पहले देख लें हम लोग। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला, 1775 टू 82 तक ये वॉर हुई थी। पहली बार इंटरनल मैटर्स में ब्रिटिशर्स ने घुसने की कोशिश की थी मराठों के, और इसमें सबसे बड़ा रोल रघुनाथ राव का था, जो खुद बनना चाहता था, क्या खुद बनना चाहता था पेशवा। और उस क्रम में उसने एक पेशवा की हत्या भी कर दी थी, और बाद में चल के वो अंग्रेजों की सहायता लेगा और अंग्रेजों को मौका मिलेगा मराठों के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने का। तो इस क्रम में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और इसी में देखेंगे हम कि इस क्रम में कई सारी युद्ध लड़ी जाएंगी, और इस युद्ध को लड़ने के क्रम में बीच बीच में संधियां भी होंगी। और इसमें बंबई सरकार जो है बहुत बड़ा रोल निभाने की कोशिश करेगी। बंबई सरकार एक तरह से रघुनाथ राव को फुल सपोर्ट कर रही है कि हम किसी भी हाल में आपको पेशवा बनाएंगे, क्योंकि जानती है कि यदि रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा तो फिर ये हाथों की कठपुतली रहेगा। तो बंबई सरकार रिजिड है किसी भी हाल में पेशवा रघुनाथ राव के समर्थन में,
जबकि वैरेन हेस्टिंग्स जो है कोशिश कर रहे हैं कि बंबई सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। और याद करिए अभी पॉलिटी की लेक्चर आएगी तो उसमें हम देखेंगे भी थे कि कैसे जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ चुका था और उस क्रम में बंबई और मद्रास की शक्तियों को कर्टेल कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, और सारी शक्तियों का विस्तार कहाँ कर दिया गया था, कहाँ एक ट्रांसफर कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथों में ट्रांसफर कर दिया गया था, खासतौर पे एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो उसके बावजूद भी बंबई सरकार नहीं मानती और रघुनाथ राव का समर्थन करना जारी रखती है। लेकिन अंग्रेजों की स्थिति इस युद्ध में बहुत अच्छी नहीं होती और अंग्रेजों की हार होती रहती है बीच बीच में। कहीं जहां जहां अभी युद्ध होगा वहां वहां अंग्रेजों की हार होगी। इस क्रम में अंग्रेजों ने जो है कई सारी संधियां की हैं और उस संधियों के बारे में, संधियों में से एक संधि कौन सा है, बड़गांव की संधि। और ये बड़गांव की संधि किसके बीच हुई थी, ये बड़गांव की संधि बंबई सरकार और क्यों हुई थी ये भी हम देख लेंगे। और बंबई और पुणे के बीच में हुई थी। पुणे कौन, पेशवा के बीच में हुई थी। ठीक है, ठीक, बंबई सरकार। और तो ये जो बड़गांव की संधि थी ये बंबई सरकार ने की थी, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल को यह संधि पसंद नहीं आई, है ना। तो ये जो है नकार दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स उस समय थे। कौन था बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल था वैरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वैरेन हेस्टिंग्स। तो वैरेन हेस्टिंग्स ने इस वडगांव की संधि को नकार दिया है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। अच्छा, तो ये कब हुआ, वडगांव की संधि हुई कब, ट्रीटी ऑफ वडगांव हुआ कब, ट्रीटी ऑफ वडगांव जो है 1779 में हुई थी। तो यहाँ पे दिया भी है, थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। तो पहला, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट सही है कि ये अंग्रेजों और किसके बीच हुई है, ये अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई है। थर्ड स्टेटमेंट इज वैरेन हेस्टिंग्स द गवर्नर जनरल इन बंगाल रिजेक्टेड द ट्रीटी ऑफ वडगांव। थर्ड क्या कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की संधि को अस्वीकार कर दिया। सही बात है कि वो बंबई सरकार की नीतियों से खुश नहीं था, उनकी पॉलिसी से खुश नहीं था और ये कोशिश कर रहा था बार बार कि बंगाल की ज्यादा महत्ता, ज्यादा सर्वोच्चता दिखे बंबई सरकार के ऊपर। हालांकि बंबई सरकार ने अपनी की गई संधियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वहां पे लंदन में, उनसे मंजूरी दिला ली थी, जिसके कारण से वैरेन हेस्टिंग्स को मजबूर होना पड़ा। लेकिन फिर भी वैरेन हेस्टिंग्स कोशिश कर रहा है कि एक सम्मानजनक, क्योंकि यह एक वडगांव की संधि अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि थी। क्यों, क्योंकि इस वडगांव नामक गांव में इन अंग्रेजों की हार हो गई थी। इसी क्रम में यह फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट वडगांव की संधि से रिलेटेड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी वडगांव की संधि से ही रिलेटेड है। बस स्टेटमेंट ये गलत क्या दे दिया कि टीपू सुल्तान यूटिलाइज्ड, तो टीपू सुल्तान नहीं यूटिलाइज करेंगे। ये टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ झुलसी हुई धरती नीति का इस्तेमाल किया और कृषि विभाग को, कृषि भूमि को जला और कुओं में जहर डाला। नहीं, ये मराठों ने किया। किसने किया, मराठाज। ये मराठों ने किया है जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के क्रम में मराठों ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया और अंग्रेज एक तरह से पीछे हटने के क्रम में वडगांव नामक गांव में जाकर के रुके हुए थे। तो वडगांव को चारों तरफ से मराठों ने घेर लिया और उनकी सप्लाई चेन बंद कर दी। वहां पर पानी के सप्लाई बंद करने के लिए कुओं में जहर डाल दिया, पूरी जो है खेत जला दिए गए ताकि उनको जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं मिले, खाने पीने के सामान नहीं मिले, सप्लाई एक तरह से टोटली बंद कर दिया गया। मजबूरन वडगांव में बुरी तरह पराजित होते हैं अंग्रेज और उनको एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। किसके साथ, मराठों के साथ। तो ये वडगांव की संधि बहुत ह्यूमिलिएटिंग जो है ट्रीटी था अंग्रेजों के लिए, जो वैरेन हेस्टिंग्स को मंजूर नहीं था किसी भी कीमत पे। तो ये तीनों स्टेटमेंट में से सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट सही था, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। क्यों, क्योंकि इसमें जो है टीपू सुल्तान नहीं होगा, इसमें मराठा होगा। अब ऑप्शन दिया हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, 2 और 3 सही है, 1 तो गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है तो 2 और 3 मिलना चाहिए हमें।
तो केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 होगा? नहीं होगा, केवल 2 और 3 यही आंसर होगा। ये आंसर आपका सही है, केवल 2 और 3, बी ऑप्शन आप लगाएंगे और बी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, चलिए आइए। द सेकेंड क्वेश्चन इज ये सारे क्वेश्चंस संबंध रखता है अंग्रेजों का संघर्ष, भारत के विभिन्न शासकों द्वारा कैसे इन्हें अलग अलग संघर्षों में लपेटा गया, लेकिन अंततः अंग्रेज विजयी होंगे और भारतीय शासकों को अलग अलग समय में अंग्रेजों के साथ समझौता करना पड़ेगा और इस क्रम में भारत का शासन अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा। अब कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, है ना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना अब आसान लग रहा होगा कि कैसे एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है, उसको हम लोग मापेंगे, तौलेंगे, एक तरह से सोचेंगे क्या ये स्टेटमेंट, दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइंड बिटवीन द पेशवा एंड द इंग्लिश। पेशवा और अंग्रेजों के मध्य सालबाई की संधि हुई। ठीक है जी। तो वडगांव की संधि के पश्चात हम देखेंगे कि बीच में एक मीडिएटर निकल के आएगा और ये सिंधिया घराने के बहुत बड़े राजा हैं, बहुत बड़े। ये कौन है? महादजी सिंधिया। कौन है? महादजी सिंधिया। तो महादजी सिंधिया ने एक तरह से मध्यस्थता की, क्योंकि कई सारे मोर्चों पर अंग्रेज भी जीत रहे थे और कई सारे मोर्चों पर मराठा भी जीत रहे थे। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बहुत लंबा खींचने वाला है युद्ध, और इस क्रम में सिंधिया कोशिश कर रहे थे कि यह युद्ध किसी भी हाल में समाप्त होना चाहिए। बहुत, अब एक तरह से अब इसमें कई सारी बातें हैं, कई सारी इफ एंड बट्स हैं, कई सारे हाउ वाई, है ना, सभी कारणों पर हम एक एक करके चर्चा कर सकते हैं, क्रिटिकली हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, वो लेक्चर सीरीज आएगा, सब्जेक्ट वाइज आएगा, तब हम उन पे बात करेंगे। क्योंकि मराठा जो है इतनी आसानी से जल्दी खत्म होने वाली चीज नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एमसीक्यूज पे अप्रोच कर रहे हैं, तो हम एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे। लेक्चर सीरीज जब आएगा मॉडर्न हिस्ट्री का, मिडाइवल हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का, तब उस क्रम में हम देखेंगे सारे पक्षों पे, सारे एस्पेक्ट्स पे हम चर्चा करेंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। हमें अभी सिर्फ हम एमसीक्यूज को ही सॉल्व करेंगे। तो महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की और मध्यस्थता करके अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालबाई की संधि कराई, और एक शांति संधि थी, एक पीसफुल ट्रीटी था, जिसने आने वाले 20 सालों के लिए मराठा और अंग्रेजों के बीच शांति स्थापित कर दी, एक पीस एस्टैब्लिश कर दिया। तो ये मई 1782 में इनकी मध्यस्थता से अंग्रेजों और पेशवा के बीच में सालबाई की संधि होगी। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्रीटी ऑफ सालबाई वाज साइंड बिटवीन द मराठा एंड पेशवा। ओके, द सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहते हैं? द ट्रीटी ग्रांटेड पीस बिटवीन द टू साइड्स फॉर 20 ईयर्स। ये ट्रीटी जो था, ये संधि जो थी, दोनों ही पक्षों के बीच में 20 साल के लिए एक शांति व्यवस्था स्थापित कर दी। तो ठीक तो है, 1782 में यह संधि हुआ और अगला युद्ध जो है 1802 में स्टार्ट होगा, बसीन की संधि के बाद। तो 20 साल का जो है शांति स्थापित हो गया इनके बीच में। 20 सालों तक कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा और मराठा एक तरह से अंग्रेजों के समर्थन में रहेंगे और अंग्रेज भी समय समय पर मराठा का सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन 1802 में परिस्थितियां बदल जाएंगी, जब रघुनाथ राव का पुत्र जो पेशवा था, बाजीराव द्वितीय, उसने होलकर के खिलाफ अंग्रेजों से सहायता मांग दी और इस क्रम में जो है अपनी सोवरेनिटी, अपनी संप्रभुता इसने खो दी और सहायक संधि एक्सेप्ट कर लिया। तो सहायक संधि के बारे में आपने पढ़ा भी था पिछले क्लासेस में, फिर से एक बार मैं रिकॉल कर दूंगा। तो फिर पेशवा और अंग्रेजों के बीच संधि हुई, सही है, और दोनों ही पक्षों के बीच में 20 वर्षों की क्या हो गई? शांति व्यवस्था स्थापित हो गई, सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी, सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर के समय में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में गवर्नर जनरल था, सही बात है। वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा? वारेन हेस्टिंग्स का गवर्नरशिप 1773 से लेकर 1784 तक रहा, 1784 तक रहा। 84 में जो है पिट्स इंडिया एक्ट के बाद से वो भारत से चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हाँ, 1782 के समय में कौन था?
वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसमें से पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा इनकरेक्ट है। कोई भी इनकरेक्ट है क्या? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ऊपर दिए गए सारे कथन सही हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा गलत है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ई ऑप्शन के साथ जाना पसंद करिए। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़े। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो जी, जितनी ज्यादा आप रिवीजन करेंगे इस वक्त, सिर्फ मुश्किल से आप जोड़ लेना उधर 31 डेज और फिर 29 डेज, तो 60 डेज, और इधर अप्रॉक्स 15 डेज बचा हुआ है, 16 डेज। तो आपके पास अप्रॉक्स 75 डेज जो है रिवीजन के लिए। इसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं उतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। इसलिए क्योंकि इस वक्त सिर्फ बुक पढ़ना बेवकूफ़ी होगी। इस वक्त आप ये सोचेंगे कि हम बुक पढ़ के मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ लें, हम मेडाइवल की बुक पढ़ लें, हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लें, या ज्योग्राफी के लिए जो भी बुक आती है वो हम पढ़ के तब जाए, तो आप मूर्ख हो साबित होंगे। फिर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जब आएगी तो आप गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पर अप्रोच नहीं किया इतने दिनों में। आप 75 दिन में सिर्फ बुक पढ़ते रह जाएंगे और मॉक पेपर नहीं लगाते, क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते, अप्रोच नहीं लगाते क्वेश्चन पे, फिर एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं और फिर कहते हैं कि हमें हमें तो आता था, हमने तो गलती, कैसे गलती हो गया, ये तो बड़ी नादानी हो गई। फिर आप अफसोस जाहिर करते हैं, फिर एक दो दिन दुख में रहते हैं और एक दो दिन दुख में रहने के बाद फिर से वही रवैया अख्तियार कर लेते हैं आप। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इन 75 दिनों में जितनी ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितना ज्यादा मॉक पेपर लगा सकते हैं उतना मॉक पेपर आप लगाइए, क्योंकि ये 75 दिन क्रुशियल है आपके लिए। आपका रिजल्ट ये 75 दिन तय कर देगा, है ना। और 75 दिन जो तय, क्योंकि बीपीएससी की प्रीलिम्स निकालनी ही थोड़ी सी टेढ़ी चीज है। बाकी तो उसका मेंस, मुझे लगता है कि इंडिया के जितने भी पीसीएस एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें सबसे आसान अगर पीसीएस एग्जामिनेशन है, पीसीएस के मेंस है, तो वो बीपीएससी का मेंस है। उससे आसान पीसीएस का मेंस किसी भी स्टेट का नहीं है। तो आप पहले क्लियर करें, क्योंकि प्री में ज्यादा फाइट है, प्री में ज्यादा लड़ाई है। मेंस में तो फिर कैटेगराइज हो जाता है कि भाई इतने लोगों के बीच में ही सिलेक्शन होना है ना। और प्री में तो लाखों लोग, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और उनमें से आपको रिजल्ट लेके आना है, जबकि मेंस में आपको कुछ हजार बच्चों के बीच में आपको रिजल्ट लेके आना है इंटरव्यू के लिए, है ना। तो जितने मॉक पेपर आप लगा सकते हैं लगाइए, इंतजार मत कीजिए किसी का, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमने देख लिया ई ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ई ऑप्शन सही है। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, with reference to the Treaty of Bassein, sorry, with reference to the Treaty of Bassein, consider the following statements। बसीन की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और स्टेटमेंट क्या है? पेशवा सहमत हो गए, पेशवा अग्रीड टू। किस चीज पर सहमत हो गए? पेशवा, है ना। और 1802 में, 1802 में कौन था पेशवा? कौन था पेशवा? बाजीराव द्वितीय। ये बसीन की संधि किसके किसके बीच हुई है? बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के। और पेशवा साहब बाजीराव द्वितीय साहब ये रहे। तो पेशवा किस चीज पर राजी होगा? सरेंडर द सिटी ऑफ सूरत टू द इंग्लिश। यस, पहला तो ये स्टेटमेंट सही है कि यहाँ उन्होंने सूरत अंग्रेजों को सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया, कि सूरत से होने वाली जो है आय अब आज से आपकी हो गई। सूरत पे किसी भी प्रकार की हम सोवरेनिटी का दावा नहीं करेंगे आने वाले समय में। तो सूरत खो दिया, मराठों ने सूरत खो दिया। मराठा सूरत टोटल किसके हाथों में चला गया? अंग्रेजों के शासन में हाथों में चला गया है। ठीक है। दूसरा, ये स्टेटमेंट भी सही है, सीट टू द कंपनी टेरिटरी यील्डिंग एन इनकम ऑफ ₹26 लाख, 26 लाख राजस्व प्राप्ति वाले क्षेत्र कंपनी को सौंप दिया गया। तो ये सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि उन्होंने सूरत के अलावे उन क्षेत्रों को सौंपा अंग्रेजों को जहां से हर साल मराठों को, पेशवा को कितनी आय होती थी? 26 लाख रुपए आय होती थी। और इस एरिया को, इस क्षेत्र को टोटल का
टोटल किसको सौंप दिया गया? अंग्रेजों को सौंप दिया गया। तो भाई यहाँ पे तो एक तरह से टोटली अंग्रेजों ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हेल्प करने वाले हैं पेशवा को, बाजीराव द्वितीय को होलकर के खिलाफ, क्योंकि इन्होंने होलकर के भाई की हत्या कर दी है और होलकर साहब ने पुणे पर आक्रमण करके पुणे पर अधिकार कर लिया है। तो अपनी पेशवाई बचाने के लिए निर्लजता दिखाते हुए अंग्रेजों से जाकर के समर्थन मांग लेते हैं। भूल गए कि इन्हीं के बाप के कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ये भूल गए कि ये वो सांप के सपोले हैं जो मराठाओं को बर्बाद करने में सिर तुला हुआ था, और ये खुद मराठों को बर्बाद कर दिया। ठीक है, खैर मराठों की अपनी आंतरिक गड़बड़ियां रही हैं, उन सारे गड़बड़ियों पर चर्चा होगी कि क्या गड़बड़ियां रही हैं, क्यों इनका पतन हो गया। सिर्फ इतना ही कारण नहीं रहा, सिर्फ बाजीराव ही कारण नहीं रहे या रघुनाथ राव ही कारण नहीं रहे, इनकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थे, है ना। तो देखेंगे हम लोग। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। दिया गया उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? अब बताइए जरा कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीदर वन और टू, तो बोल रहा है कि ना ही एक और दो, तो ये होगा क्या? ना ही एक और दो होगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है ना। तो भाई तो ये तो गलत हो गया। दूसरा केवल एक, केवल एक तो नहीं है लेकिन एक है, केवल एक तो नहीं है लेकिन एक स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है केवल दो, तो केवल दो नहीं है लेकिन दो है। तो हमारे पास तो बीपीएससी में है ना कि भाई एक भी सही है दो भी सही है, तो हम एक नया ऑप्शन मिलता है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब ऊपर के दिए गए ऑप्शन में से एक से अधिक ऑप्शन आपका सही है, तो आप डी ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो हम किस पे जाएं? उपरोक्त में से एक से अधिक पर चलते हैं। एक से अधिक स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज राइट, करेक्ट। सो वी आर गोइंग विथ ऑप्शन डी। डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये सारे आप नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं ना, तो बैठिए, क्योंकि जो है ये सारे फैक्ट्स आपके कॉपी में होने चाहिए। मौसम को देखते हुए थोड़ी तबीयत नासाज लग रही है, बट कोई नहीं, आपके लिए हमेशा हाजिर हूं मैं, 24 आवर हाजिर हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विथ रेफरेंस टू ट्रीटी ऑफ लाहौर, 1846 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर क्यों हुई थी? ट्रीटी ऑफ लाहौर इसलिए हुई थी क्योंकि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो 1845 से 46 तक लड़ी गई, यह युद्ध एक ऐसी युद्ध थी जिसने सिखों को पूरी तरह से उखाड़ दिया। रंजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी है, और उनकी मृत्यु के साथ ही संपूर्ण सिख राज्य, जिसको हम पंजाब राज्य कहेंगे, पंजाब राज्य एक तरह से तितर बितर हो गई है, क्योंकि ये आपसी लड़ाई, आपसी खुद के लालच स्वार्थ में ये होकर के सत्ता को हथियाने में लगे हुए हैं। इस क्रम में हम देखेंगे कि अंग्रेजों का और सिखों के बीच एक तरह से क्षेत्रों को लेकर के, क्षेत्राधिकार को लेकर के यह युद्ध शुरू होगा, क्योंकि सतलज के दक्षिण में, रंजीत सिंह के समय में ही सतलज के दक्षिण में कई सारे क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए थे ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे पंजाब के क्षेत्र में। रंजीत सिंह अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे, एक तरह से अंग्रेजों को सतलज के पार नहीं आने दिया, ताकि जो है अंग्रेजों का प्रभाव इधर ना फैले। लेकिन उन्होंने क्या किया, सतलज के दक्षिण के एरिया जो क्षेत्र जो है अंग्रेजों को सौंप दिए कि भाई आप इधर रहिए, इधर आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम देखेंगे कि रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद से सिखों और पंजाब अंग्रेजों के मध्य क्षेत्रों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा, और उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के तहत जो है ये युद्ध हो जाएगा। जहां अंग्रेजों, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है 1845 में, नवंबर के आसपास,
तो वजीर और जो सेनापति था वो लाल सिंह, ये लाल सिंह के लालच ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कराया, और यह लाल सिंह ही था जो सिखों का सेनापति था। उसने ही इस युद्ध को हरवाया भी, क्योंकि उसने एक बार नहीं कई बार सिखों को और राज्य को, जो राजा है उस उनको धोखा दिया। था सेनापति सिखों का, लेकिन धोखा इन्हीं को देता रहा। तो 5 युद्ध इसके अंदर, 5 बैटल्स लड़े जाएंगे, 5 बैटल्स लड़े जाएंगे इस वॉर के अंदर, और 5 युद्ध में बुरी तरह पराजित, क्रश कर दिए जाएंगे, एकदम दमन कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा सिखों को। और उसके बाद इनके ऊपर एक ह्यूमिलिएटिंग, एक बहुत ही अपमानजनक संधि थोपी जाएगी, जिसको कहा गया ट्रीटी ऑफ लाहौर, लाहौर जो 1846 में होगा। ठीक है, तो यही ट्रीटी ऑफ लाहौर हम यहाँ पे है। क्वेश्चन था कि ट्रीटी ऑफ लाहौर मार्च 1846, यह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात हुई संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर फोर्स द सिख टू साइन अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। लाहौर की संधि जो 8 मार्च 1846 को हुई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति ने सिखों को एक अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, और इसी स्टेटमेंट के तहत इन्हें 1 करोड़ रुपए युद्ध के हर जाने के रूप में देना था अंग्रेजों को। तो सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि मोर देन 1 करोड़ ऑफ रुपीज वर टू बी गिवन टू द इंग्लिश। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अंग्रेजों को 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दी जानी थी, लेकिन सिख इसे दे नहीं पाए, सिख इसे देने में असमर्थ थे। और इसके कारण से हुआ क्या कि अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए डाउन पेमेंट में, 75 लाख रुपए डाउन पेमेंट में गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया, जो कभी कश्मीर पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। तो ये अंग्रेजों को फिर से बर्दाश्त नहीं होता, फिर से एक और विद्रोह होने की कोशिश की जाएगी। मार्च में हारने के बाद, ये संधि होने के बाद, जब अंग्रेजों ने सिखों के ऊपर ये थोप दिया कि आपको 1 करोड़ रुपए हमें सौंपने हैं, तो फिर भाई अंग्रेजों सिख कैपेबल नहीं थे, सक्षम नहीं थे ये रुपए देने में। तो ये रुपया निकलवाने के लिए क्या किया इसने, गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए दिए, 75 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया गुलाब सिंह ने, और उनको बाकी रुपए देता, लेकिन 75 लाख रुपए एट अ टाइम डाउन पेमेंट कर दिया, और कश्मीर बेच दिया गया। और सिखों को यह मंजूर नहीं था, तो सिखों ने फिर से एक बार विद्रोह किया, जिसके बाद से फिर से ये हारेंगे और ट्रीटी ऑफ भैरवाल होगी, भैरवाल की संधि होगी। खैर, हम ट्रीटी ऑफ लाहौर में देख रहे हैं, तो इनको 1 करोड़ रुपए देने थे। द स्ट्रेंथ ऑफ द सिख आर्मी वॉज रिड्यूस्ड, एकदम इनकी आर्मी एकदम खत्म कर दी गई, लिमिट कर दिया गया, बहुत कम। मतलब राज्य की सुरक्षा करना है, युद्ध के लिए अब आर्मी नहीं होगा। और साथ ही साथ द जलांधर दोआब वॉज एनेक्स टू द कंपनीज डोमिनियन, जलांधर दोआब को कंपनी के प्रभुत्व में मिला दिया गया। देखो जी, दोआब किसको कहते हैं, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। जो भूमि होती है, 2 नदियां हैं और 2 नदियों के बीच की जो भूमि है, उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। पंजाब 5 नदियों से बनी हुई है, ये भूमि, यह क्षेत्र, यह टेरिटरी 5 नदियों से बनी है, इसलिए पंजाब कहते हैं। दोआब, आब किसको कहते हैं, आब कहते हैं वो भूमि क्षेत्र। और यहाँ पे 2 है, तो 2 नदी के बीच की भूमि क्षेत्र क्या कहलाएगी, दोआब कहलाएगी। और जो जलांधर दोआब है वो सतलज और व्यास के बीच में है। किसके बीच में है, सतलज और व्यास नदी के बीच की जो भूमि है वो जलांधर दोआब कहलाती है। और दोआब एक बहुत फर्टाइल लैंड होता है, एक बहुत उर्वर क्षेत्र होती है, जहाँ पे कृषि बहुत ज्यादा मात्रा में की जाती है। हमारा गंगा यमुना दोआब है, जो बहुत, जहाँ कन्नौज की लड़ाई क्यों लड़ी गई थी, क्योंकि वो एरिया जो है कन्नौज में 100 साल तक जो है त्रिगुट संघर्ष चलता रह गया। क्यों, क्योंकि सिर्फ कन्नौज की क्षेत्र किधर थी, एक तो गंगा के किनारे थी, और वो सारा क्षेत्र गंगा यमुना दोआब में पड़ता था, बहुत फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। उस पे बहुत सारी बातें हैं, पहले इसमें हम समझेंगे जलांधर दोआब। तो जलांधर दोआब जो है वो किसको दे दिया गया, अब वहां से होने वाली राजस्व कौन प्राप्त करेगा, अंग्रेज प्राप्त करेंगे। जलांधर दोआब वाज एनेक्स टू द कंपनीज डोमिनियन। तो यहाँ पे हमने देखा कि चारों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट।
करेक्ट, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? तो हमारा तो चारों स्टेटमेंट सही आ गया ना, हमारा तो चारों स्टेटमेंट सही आ गया, तो हम तो मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ जा सकते हैं। देखो तो ऑप्शन पढ़ते हैं ना, ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन कहता है ओनली वन एंड ट्रू, केवल एक और दो। तो एक और दो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, एक और दो तो सही है ना। अगले स्टेटमेंट, अगले ऑप्शन में चलते हैं, केवल दो और तीन, तो दो और तीन भी सही है, दो भी सही है, तीन भी सही है, एक भी सही है, एक और तीन ये भी सही है, तो तीनों ही ऑप्शन सही है, तो डी के साथ जाएंगे। उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है इसमें, क्योंकि चारों ही स्टेटमेंट्स, इनफैक्ट तीन स्टेटमेंट्स है, तीनों ही नहीं, चार स्टेटमेंट्स है, चारों स्टेटमेंट सही है हमारी, तो हम मोर देन वन ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मुझे ये एंग्लो सिख वॉर का थोड़ा सा आइडिया तो लगा होगा, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। पता चला कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे अपने चीजों से, फैक्ट बेस्ड हम चीजों पर अपनी लेक्चर को रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जब लेक्चर बेस्ड आएंगी चीजें, तब फिर वहां पर हम हर पक्ष को, हर एस्पेक्ट्स को हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कहता है रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव साहब फिर आते हैं। रॉबर्ट क्लाइव फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, रॉबर्ट क्लाइव ने रिंग फेंस की नीति का पालन किया। सेकेंड स्टेटमेंट इज विच एम्ड एट क्रिएटिंग बफर जोन टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर्स, जिसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना। उद्देश्य तो सही है, उद्देश्य सही है कि हाँ इसकी नीति ये क्या था, अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए ये पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करेंगे, पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करेंगे अपना राज्य बचाने के लिए। मान लीजिए अंग्रेजी राज्य है, ये अंग्रेजी राज्य है, तो ये पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करेंगे, ताकि जब आक्रमण हो, कि कोई दुश्मन यदि आक्रमण करे, यदि कोई दुश्मन आक्रमण करे तो डायरेक्ट अंग्रेजी राज्य पर ना हो, पहले ये वाला ये बफर जोन, एक तरह से इसको क्या बना दिया गया, बफर जोन बना दिया गया, कि पहले इनको नहीं पटना होगा, बफर जोन है ना। सब ये राज्य क्या कहलाएगा, बफर। ठीक है, तो एक तरह से हम देखेंगे कि यह नीति किसकी देन है, रॉबर्ट क्लाइव की नहीं है। यह नीति एक तरह से रॉबर्ट क्लाइव की नहीं, यह नीति है वैरेन हेस्टिंग्स की। किसकी नीति है ये, वैरेन हेस्टिंग्स ने इस नीति का पालन किया। ये सब्सिडियरी अलायंस के पहले का एक नीति था, इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन कौन सा होगा, सब्सिडियरी अलायंस। दरअसल सबसे पहले रिंग फेंस पॉलिसी अपनाई गई, और रिंग फेंस पॉलिसी की अपग्रेडेड वर्जन सब्सिडियरी अलायंस थी, सब्सिडियरी अलायंस थी। और सब्सिडियरी अलायंस का अपग्रेडेड वर्जन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लास्ट पॉलिसी थी, जिसके बाद से इंडियन ब्रिटिश एक्सपेंशन जो है कंप्लीट हो गया इंडिया में। रिंग फेंस पॉलिसी, इसको रिंग फेंस नीति, और किसने लाई, वैरेन हेस्टिंग्स ने, वैरेन हेस्टिंग्स। इसको कह सकते हैं सहायक संधि। सहायक संधि को किसने प्रचलित किया, इसको प्रचलित किया लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये इसको कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत या हड़प की नीति। यह हड़प की नीति कि कौन लेके आया, डलहौजी लेके आया। कौन लेके आया, तो ये तीनों लिख लो कि सबसे पहले रिंग फेंस पॉलिसी आया, और इसका अपग्रेडेड वर्जन कौन सा आया, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि आई, और सहायक संधि के बाद कौन सी नीति आई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ये लास्ट ऐसी पॉलिसी थी, इसके बाद से पूरी ब्रिटिश एक्सपेंशनिज्म
एक इंपेरियलिज्म की जो पॉलिसी है वो खत्म हो गई। इसके बाद से ब्रिटेन ने अपना एक्सपेंशन बंद कर दिया। तो टोटली हो चुके थे एक्सपेंशन जितना चाहिए था उन्हें। तो देखें जरा सा, ये रॉबर्ट क्लाइव फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस ये नहीं होगा। और इसका क्या था, ये बफर जोन, मतलब अपने अपने पड़ोसियों के अपने पड़ोसियों के फ्रंटियर्स की, बाउंड्रीज की, सीमाओं का रक्षा करना, अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, अपने राज्य को सेफ रखने के लिए ये अपने पड़ोसी राज्यों के सीमाओं की रक्षा करते थे। अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करते थे, है ना। तो फ्रंट लाइन, एकदम पहला लाइन बनाते थे। और ये जो यहाँ पे सैनिक जो नियुक्ति की जाती थी वो किसकी होती थी? अंग्रेजी सेना होती थी। और इस अंग्रेजी सेना का खर्च कौन निकालेगा? ये बफर जोन वाले स्टेट, जिन स्टेट की बाउंड्रीज की रक्षा हो रही है, जिन राज्य के बाउंड्री की रक्षा की जा रही है, वही स्टेट इसकी भरपाई करेंगे, इसका खर्च वहन करेंगे। तो एक तरह से सहायक संधि वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। सहायक संधि में भी यही था कि सहायक संधि में क्या था कि इन्हें सेना भंग कर देनी थी, लेकिन यहाँ पे सेना नहीं भंग कर रहे, यहाँ पे रिंग फेंस पॉलिसी में अपनी सेना नहीं भंग कर रही है राजा, लेकिन अंग्रेजी सेना का सहायता जरूर ले रहे हैं अपनी पड़ोसी, अपने सीमाओं की रक्षा करने के लिए। और ये भी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ताकि पड़ोसी राज्य का अगर सीमा सुरक्षित रहेगा तो हमारा राज्य सुरक्षित रहे। क्लियर? ये रिंग फेंस पॉलिसी था। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स था, तो वारेन हेस्टिंग्स साहब ये लेके आएंगे। और दूसरा था कि तो दूसरा स्टेटमेंट सही था, इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। सेकंड स्टेटमेंट सही है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक तो सही नहीं है, ये तो गलत है, सरासर गलत है। और केवल दो, ये सही है, केवल दो। चलिए बी के साथ हम जाना चाहेंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बी आंसर आपका आंसर। चलते हैं आगे बढ़े, चलते हैं आगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 6 है, घर पे 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, जितना ज्यादा 10 से ऊपर जितना हो सकता है उतना पढ़िए, रिवीजन करिए, समय मत गंवाइए आप अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पे। इंस्टाग्राम कम से कम यूज कीजिए, रील्स कम से कम देखिए, यूट्यूब शॉर्ट्स कम से कम देखिए। बहुत ज्यादा आप इंकरेज हो गए हैं यूट्यूब शॉर्ट्स देख देख के, आईएएस और आईएएस वाला सब, है ना, वो सब कम देखा कीजिए, है ना। जब पॉलिसी जब वाकई जब जॉब में जाइएगा, जब ऑफिसर बन जाइएगा, तब जो है ना पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड क्या है उसका। वो दिखाता है ना वीडियोस में, एकदम बैकग्राउंड में म्यूजिक रॉकी भाई वाला, और आते हैं दरवाजा खोला जाता है और ये है वो है। वो बहुत रियलिस्टिक नहीं है, बहुत काम का प्रेशर जब वहाँ पे आपको पता चलेगा जब आप जाएंगे रियल जॉब में, है ना। तो आप इंकरेज होते हैं, अच्छी बात है, उसे इंकरेज होइए, लेकिन अपना समय मत गंवाइए सिर्फ उसी चीज़ों को देखने में, है ना। ताकि हम एकदम टॉनिक लेते रहे, लेकिन टॉनिक को टॉनिक जो लिया आपने अपने बॉडी को बूस्ट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे हैं। तो आप इंकरेज होंगे, आप बूस्टअप होंगे लेकिन वीडियोस को देख देख के, लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम ही तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है 6 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। अच्छा, सहायक संधि गठबंधन आ गया। सहायक संधि नीति क्या कहती है? पहला स्टेटमेंट, वैरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी। वैरेन हेस्टिंग्स ने सहायक संधि नीति पेश किया? नहीं, वैरेन हेस्टिंग्स ने क्या पेश किया था? रिंग फेंस पॉलिसी पेश किया था। वैरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? रिंग फेंस पॉलिसी, रिंग फेंस पॉलिसी। तो सहायक संधि किसने पेश किया था? सहायक संधि किया था लॉर्ड वेलेजली साहब ने, लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली, ठीक है। वैरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडी अलायंस सिस्टम, तो ये तो गलत हो गया, हमारा स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। सहायक संधि की नीति वास्तव में रिंग फेंस प्रणाली का विस्तार था, तो अभी अभी चर्चा हुई है, ये अपग्रेडेड वर्जन था रिंग फेंस पॉलिसी का। ये अपग्रेड इसको कर दिया गया क्या कि जहां यहाँ पर पड़ोसी राज्य अंग्रेजी सेना की मदद से अपनी सीमा की रक्षा कर रहे हैं, और अंग्रेजी राज्य भी उसकी मदद कर रही है उनकी सीमाओं की रक्षा करने में, ताकि अपनी राज्य की सुरक्षा कर सके। लेकिन इसको और विस्तार देते हुए लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको आक्रामक बना दिया। आक्रामक इन द सेंस कि अब जो है उस राज्य को अपनी सेना भंग कर देनी होगी, और टोटली डिपेंडेंट हो जाना पड़ेगा किस पे? अंग्रेजी सेना के ऊपर। उस अंग्रेजी सेना का खर्च भी कौन देगा? वो राज्य देगा जिसके अंदर वो सेना रहेगी। इसके अलावा एक रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, और वो रेजिडेंट जो है उनको सलाह मशवरा देगा प्रशासन में एक तरह से,
और अब वो राज्य बिना अंग्रेजों के परमिशन के किसी भी अन्य यूरोपियन देश के अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। और भी कई सारी बातें थी। तो अब इसमें पॉलिसी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस वाज इन फैक्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द रिंग फेंस सिस्टम। तो सही है, सहायक गठबंधन की नीति वास्तव में रिंग फेंस प्रणाली की विस्तार थी। सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? द इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन हिज सर्विस विदाउट द प्रायर कंसल्टेशन विद द कंपनी। अभी अभी बात मैंने की है इसी की कि भाई भारतीय शासक कंपनी से पूर्व परामर्श के बिना किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्ति नहीं कर सकता था। तो ये तो सही है। तो सेकंड और थर्ड इज राइट। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन 1 और 2 होगा? नहीं होगा। ऑप्शन केवल 2 और 3 यही तो होगा। क्यों? केवल 2 और 3 ही तो सही है। ऑप्शन बी के साथ जाइए, हमारा आंसर सामने आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट से क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन। इनफैक्ट पिछले लेक्चर में हमने वन लाइनर क्वेश्चन ही देखे थे, तो इस बार स्टेटमेंट से क्वेश्चन मैंने ज्यादा दिए हैं ताकि इस वाले अप्रोच को ज्यादा अच्छे से समझें। क्योंकि वन लाइनर तो बहुत आसान है, आपको फैक्ट याद है तो आप सीधे टिक लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ के समझना और समझ के फिर तब टिक करना, ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है सबके लिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड अवध इन 1856 आफ्टर डिपोजिंग नवाब वाजिद अली शाह ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसगवर्नमेंट। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत करने के बाद 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। जब लॉर्ड डलहौजी आता है गवर्नर बनके तो उसने एक नीति अपनाई, उसको कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्ध। यह नीति खास तौर पे उन राज्यों के लिए थी जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की थी। जिन राज्यों ने सहायक संधि स्वीकार की थी उनके लिए एक विस्तार था यह एक नीति। यह नीति क्या था? यह नीति थी कि जिन राज्यों के राजाओं का वारिस नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, उनका अपना पुत्र नहीं होगा, वो राज्य लैप्स कर जाएंगे। राजा है, राजा के अपने 1 पुत्र, 2 पुत्र, 3 पुत्र हैं, तो उनमें से कोई राजा बनेगा आने वाले समय में तो उनका राज्य बचा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि राजा है और राजा के कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ पुत्रियां हैं, तो पुत्रियों को उत्तराधिकार का हक नहीं है। पुत्र होंगे तभी गद्दी पे बैठेंगे, या पुत्र और पुत्रियां कोई नहीं है तब भी जो है वो राज्य लैप्स कर जाएगा। पहले के समय में राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए यदि पुत्र नहीं है तो वो अपने भाइयों के, बहनों के, अपने रिश्तेदारों के किसी पुत्र को गोद ले लेते थे और फिर उनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। यह खत्म हो गया कि अब नहीं, गोद लेने वाला सिस्टम, एडॉप्शन वाला कॉन्सेप्ट खत्म करो। अब कोई भी राजा जो है अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकता है ना। झांसी के साथ यही हुआ था ना, झांसी के राजा के अपने पुत्र थे लेकिन वो मर गए, बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद से जो है एक पुत्र को गोद लिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना, बोला कि नहीं, हम तो गोद लिए हुए पुत्र को मानेंगे ही नहीं, अब तो राज्य लैप्स कर गया, अब हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है ना। तो एक तरह से ये और ज्यादा आक्रामक नीति था, ये सब्सिडियरी अलायंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आक्रामक नीति रहा। क्यों? क्योंकि अब सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि स्वीकार किए हुए जो राज्य हैं उनका अब राज्य ही लैप्स कर जाएगा यदि उनका अपना उत्तराधिकारी नहीं होगा। और वो डिफेंड भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी सेना भंग कर दी है। टोटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं, तो अब जो है यहाँ पे पहला राज्य, मतलब व्यवगत के सिद्धांत की तरफ पहला शिकार कौन बना इसका? सतारा सबसे पहला शिकार बना इसका 1848, मराठा राज्य। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कई सारे राज्य हम देखेंगे, वो लिस्ट आ जाएगा सामने आपके। लेकिन यहाँ पे अवध की बात चल रही है। अवध के साथ क्या हुआ? अवध के तो अपने पुत्र थे। अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह,
उनका अपना एक पुत्र है बिरजिस कादिर। तो फिर इनका जो है राज्य तो फिर और अंग्रेज कह रहे हैं भाई अवध को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, अवध बहुत बड़ा इलाका है, अवध बहुत जो है राजस्व देने वाला इलाका है, और अब अगर अवध पर कब्जा कर लिया गया तो हम जो है पूरी तरह से एक तरह से अपने आप को अस्थायित्व दे देंगे, जो चाहते हैं अब एक ब्रिटिश इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो जाएगा हमारा। लेकिन हटाएं किस आधार पर? तो आउटरम रिपोर्ट आया था 1854 में। आउटरम दरअसल अवध में रेजिडेंट थे। सहायक संधि के तहत रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती थी, एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी हर राज्य के दरबार में, और वो राज्य और रेजिडेंट उस राज्य की गतिविधियों पर नजर बनाकर रखता था एक तरह से, और राजा को सहायता करता था कार्यों में। तो आउटरम 1854 में 18 आउटरम रिपोर्ट आया था, और आउटरम रिपोर्ट 1854 में, आउटरम रिपोर्ट जब आया तो आउटरम रिपोर्ट में यह मेंशन किया गया कि अवध की जनता नाखुश है वाजिद अली शाह से, क्योंकि वहां पे शोषण हो रहा है, कुप्रशासन हो गया है, मिस गवर्नमेंट हो गया है, और इनको शासन चलाने नहीं आ रहा है, जनता इनसे बहुत नाराज है, और इनको गद्दी पर भी देखना नहीं चाहती यहाँ की जनता, जो कि सरासर गलत थी, सरासर जो कि सरासर गलत थी, और कहीं से भी जनता इनके विपक्ष में नहीं थी। और इसका साक्षात उदाहरण तब दिखा जब इनको गद्दी से हटा करके इनको निर्वासित करके कलकत्ता भेजा जा रहा था, और उस क्रम में लाखों की संख्या में जनता रोड पे उतर आई थी, और उनके आंखों से आंसू की धाराएं बह रही थी, रो रहे थे वो अपने अंतिम नवाब को जाते हुए देख करके। और यहीं से तो 1857 की क्रांति के देखेंगे, और भी बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन ये वाला कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो एक तरह से अवध का जो सत्ता है डलहौजी ने छीन लिया। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत करके 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया। अवध पर कब्जा कर लिया इसने 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगा के, और किस रिपोर्ट के आधार पे? आउटरम रिपोर्ट के आधार पे। अगला है, व्यवगत के सिद्धांत ने घोषणा की कि यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता तो उसका राज्य समाप्त हो जाएगा। अब यही बात हो रही थी, यदि उसका पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वह राज्य समाप्त हो जाएगा, वो राज्य किसके पास चला जाएगा? ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाएगा। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, तो केवल एक तो नहीं है लेकिन एक सही है। केवल दो नहीं है लेकिन दो सही है, तो ऑप्शन ए और बी तो सही है। अब यहाँ पर यह उपरोक्त में से एक से अधिक पे जा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ना तो एक ना तो दो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों तो सही है, तो ना तो एक और ना तो दो कैसे हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक, इस स्टेटमेंट के साथ जाना चाहिए। उपरोक्त में से एक से अधिक स्टेटमेंट सही है, क्यों? क्योंकि ए भी सही और बी भी सही है, तो ऊपर के दो स्टेटमेंट सही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक वन। चलिए डी पे हम जाते हैं, मोर देन वन ऑफ दी अबव के साथ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत मजा आएगा जब, अभी तो हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज देख रहे हैं ना, मजा तो तब आएगा जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे लेक्चर सीरीज के फॉर्म में, तब और मजा आएगा। क्योंकि सारे पक्षों पर जब हम चर्चा करते हैं ना, तो फिर वहां पे बहुत सारी बातें खुल के आती हैं। सारे पक्षों पर जब हम चर्चा करते हैं, इतिहास हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, भाई कि मानसून क्यों आता है, मानसून के आने के कारण क्या है, लीनो क्या है, लानिना क्या है ना, जेट स्ट्रीम क्या है, तो फिर वहां पे चीजें खुल के आती हैं, चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। क्वेश्चन 8 चलते हैं हम लोग। 8 कहता है, अच्छा वॉर वॉर हुए हैं और वॉर का ट्रीटी हुआ है। चलिए, पहला वॉर हुआ है एंग्लो नेपालीज वॉर, आंग्ल नेपाली युद्ध। युद्ध 1814 में। आंग्ल नेपाली युद्ध कब हुआ है? 1814 में। और फिर क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सगौली, यही सगौली है मेरा मेरा होम प्लेस, घर, ये सगौली है ना। देखिए, बहुत फेमस, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस से मैं आता हूं, और इनफैक्ट और भी हिस्टोरिकल प्लेस है कि चंपारण, जहां से गांधी जी ने अपनी गांधी जी की कर्म भूमि रही है, जहां से उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की भारत में।
मैं उस वहां से बिलोंग करता हूं, और साथ ही साथ और भी एक हिस्टोरिकल प्लेस उसमें हो जाता है, और वह है सगौली। सगौली खास तौर पे तो ये आंग्ल नेपाली युद्ध क्या हुआ, सगौली की संधि हुई। ए ऑप्शन सही है। 1814 1814 में युद्ध होगा, और 1815 में सगौली की संधि होगी। कब होगी ट्रीटी ऑफ सगौली की, कब होगी? 1815, नोट डाउन कर लीजिएगा। 1815 में सगौली की संधि होगी। फर्स्ट बर्मा युद्ध, और फर्स्ट बर्मा युद्ध होगा 1824 से 26 के बीच में। कब युद्ध होगा ये? 1824 से 26 के बीच में। और कौन सी संधि होगी? यानबो की संधि होगी। ये भी सही है, यानबो की संधि होगी। ठीक है, 1826 में, 1826 में ये संधि होगी। चलिए सही है, तो ये भी दूसरा वाला भी मैच सही है। आंग्ल तिब्बती युद्ध, इसकी सारी कहानियां है बहुत। आंग्ल तिब्बती युद्ध वाला कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना। तो अब दिक्कत यह कि स्टोरी में जाने का समय है नहीं। तो ये 1904 में होगी, लॉर्ड कर्जन के समय में, है ना। और लहासा की संधि होगी, सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी मैच सही है। और आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल अफगान युद्ध 1800 ऑकलैंड के समय में 1839 से 42 होगी। ऑकलैंड ये इसका नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि ये साहब बहुत बुरी तरह से हारते हैं, और भारत से इनकी विदाई हो जाती है, और एलनबरो जो है इंडिया में आता है, और ये कर्जन के समय में होगी। अच्छा, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, ये सब साल लिख लो, 1878 से 80। तब देखो जी, तो चारों ही तो सही है ना, चारों ही सही है। आंग्ल अफगानी नेपाली युद्ध चारों मैच सही है, कहीं भी कहीं कोई गलत नहीं है। तो हम ए का 1, बी का 2, सी का 3, और डी का 4, और ई का 5 सही तो है। क्या होगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, और ई का 5। एंग्लो नेपाली इस बार हुआ, 18 ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई 1815 में, सही है। फर्स्ट बर्मा युद्ध हुआ, ट्रीटी ऑफ यान्डबू हुआ 1826 में, सही है। एंग्लो तिब्बत वॉर हुआ 1904 में, लहासा की संधि हुई, ये भी सही है। एंग्लो अफगान वॉर हुआ, त्रिगुट संघर्ष, अच्छा ये सारे जो है संधि बाद में होंगे। ये त्रिगुट संधि जो वो युद्ध के पहले होगा। अभी त्रिगुट संधि के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे अभी हम लोग। और चौथा क्या है? सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ट्रीटी ऑफ गंडमक, ये भी सही है 1880 में। तो एक तरह से ये चारों ही ऑप्शन, तो चलो देखो जरा कौन सा ऑप्शन जाएंगे। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो क्या था ये? जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर शुरू होना था, जो 1839 से 42 तक चला, तो इस संधि के पहले हम चलेंगे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में शासक है, अफगानिस्तान में शासक है दोस्त मोहम्मद। कौन है? दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान का शासक है। और दोस्त मोहम्मद पर अब धीरे धीरे कभी पर्शियन, जो फारसी ईरानी लोग हैं, वो अपना जो वो हमला कर देते हैं, और इस पे रशियंस का भी प्रभाव अब दिखना शुरू हो गया है। रशियंस का भी प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। अंग्रेजों को यह बात समझ में आ रही है कि रशियन अपनी आक्रामक नीति बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, और ये यही कारण है कि अफगानिस्तान में अपनी एक समझी हुई सरकार होनी चाहिए, अपने एक समझा हुआ शासक होना चाहिए जो इनके अकॉर्डिंग नीतियां बनाए, और एक तरह से अफगानिस्तान को ये बफर जोन बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन बीच में हमारे हैं, अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए इनको पंजाब राज्य क्रॉस करना, और पंजाब राज्य क्रॉस करने के लिए राजा रणजीत सिंह को क्रॉस करना पड़ेगा, और राजा रणजीत सिंह बहुत ताकतवर है। ठीक है, अब दोस्त देखेंगे कि एक 1839 आते आते जो अफगानिस्तान का शासक है वो रशियन के प्रभाव में है, और रशिया का जो जार है उसके साथ वो संधि कर लेता है दोस्त, जिससे कान खड़े हो जाते हैं अंग्रेजों के कि भाई साहब ये तो संधि कर लिया, अब तो रसिया जो है अफगानिस्तान तक चला आएगा, और अफगानिस्तान तक चले आने का मतलब है कि वो भारत में एंट्री कर सकता है। जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, सीमाएं हैं, वहां तक खतरा उत्पन्न हो गया अंग्रेजों के लिए।
अगर वो घुस गया तो फिर तो यहाँ पे आना कोई मुश्किल काम नहीं है इसके लिए। अब दोस्त मोहम्मद को हटा करके अफगानिस्तान में अपने मन का शासक बैठाना चाहता था ये। और उस समय जो है भारत में अंग्रेजों के पेंशन पे रह रहा था अफगानिस्तान का एक अमीर, नाम था उसका शाह सूजा। यही वो शाह सूजा है जिसने कोहिनूर हीरा राजा रणजीत सिंह को प्रदान की थी। यही शासक ने क्या किया था, राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था। और यहीं से राजा रणजीत सिंह से किसके पास चला जाएगा, अंग्रेजों के पास चला जाएगा। तो शाह सूजा को अंग्रेज गद्दी पर बैठाना चाहते थे अफगानिस्तान के। तो होगा भी। तो 1839 में एक त्रिगुट संधि होगी, किसके किसके बीच, शाह सूजा जो अफगानिस्तान का अमीर है और भारत में पेंशन पे रहता है, रणजीत सिंह और लॉर्ड ऑकलैंड थे इंग्लैंड के ब्रिटेन के गवर्नर जनरल। इन तीनों के बीच में संधि होगी 1839 में, और जिसके बाद से पास मिलेगा, इनको आने जाने का रास्ता मिलेगा और रणजीत सिंह इनको जाने देगा। और 1839 में ब्रिटिश आर्मी अफगानिस्तान पर हमला करेगी, दोस्त मोहम्मद को हराएगी। देखते देखते अफगानिस्तान अंग्रेजों के हाथ में चला आएगा। दोस्त मोहम्मद को गद्दी से हटा दिया गया, लेकिन गलती अंग्रेजों से ये हो गई कि इन्होंने शाह सूजा को वहां पे गद्दी पे बैठा दिया गया, जो अफगानिस्तान के जनता को कतई मंजूर नहीं था। और अफगानिस्तान की जनता इनके खिलाफ उठ के खड़ी हो गई। और जब जनता कंट्रोल ले ले अपने हाथों में ना, तो कितनी भी बड़ी आर्मी हो भाई साहब, नहीं टिकने वाले आप। यहां पर देखेंगे कि अब फिर से एक युद्ध होगी, एक रिवोल्ट होगा जनता का। और जनता के रिवोल्ट में वहां की दोस्त मोहम्मद की सिंपैथी वाली जो आर्मी है, सेक्शन है, वो समर्थन करेगी। और अंग्रेज यहाँ पे पूरी तरह फिर से पराजित होंगे और फिर से एक संधि होगी। उस संधि के क्रम में इनको निकलने के, दोस्त मोहम्मद को वापस से गद्दी पे बैठाने की बात होगी और ये वापस आने की बात होगी इनकी। 16,000 अंग्रेज सैनिक वापस आने के क्रम में मारे जाते हैं। 16,000 कैसे भी बचते बचाते ये इंडिया आए थोड़े बहुत। तो बुरी तरह यहाँ पे लॉर्ड ऑकलैंड की जो फॉरवर्ड पॉलिसी है उसकी बुरी तरह आलोचना की जाती है और इनको हटा दिया जाएगा, इनको वापस बुला लिया जाएगा और भेजा जाएगा किसको, एलन बरो को। और एलन बरो को याद किया जाता है सिंध के विलय के लिए। सिंध का विलय बीपीएससी में पूछ चुका है, सिंध का विलय किसके समय में हुआ है, लॉर्ड एलन बरो के समय में हुआ है। चलिए, तो ये वाला तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है कुछ यूं। क्या है कुछ यूं? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्रोनोलॉजी। ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ट्रीटी ऑफ पुणा, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। मंदसौर की संधि, पुणा की संधि और ग्वालियर की संधि, ये तीनों ही संधि याद रखिएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ, ये तीनों ही संधियां तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में याद रखिएगा। और इस तीनों ही ट्रीटी अलग अलग समय में अंग्रेजों ने मराठाओं के अलग अलग सेक्ट के साथ, सेक्शन के साथ किया है। जिसमें आपको याद होगा कौन कौन जो है मराठा में है भाई, भोसले हैं, होलकर हैं, सिंधिया हैं, गायकवाड़ हैं, नहीं, और तो भोसले कहां से रूल करते हैं, नागपुर से, होलकर इंदौर से, सिंधिया ग्वालियर से, और एक पेशवा साहब है गायकवाड़ बड़ौदा से, और पेशवा पुणे से। तो ये 5 मराठाओं के अलग अलग ग्रुप्स थे, ठीक है। और ये 4-5 ही आपस में लड़े भिड़ते रहते थे हमेशा सत्ता के संघर्ष के लिए, शक्ति के लिए। अब यहाँ पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अलग अलग समय में अलग अलग सेक्शंस की हार होगी और अलग अलग समय में इन्होंने संधि की किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। तो ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो है वो 1818 में होगी और ये होलकर के साथ होगी। किसके साथ होगी, होलकर के साथ। याद रखिएगा
होलकर सबसे अंतिम मराठा हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि की, सहायक संधि की। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाले सबसे अंतिम शासक हैं ये, अंतिम मराठा है। ट्रीटी ऑफ पुना, ट्रीटी ऑफ पुना जो है, पुना तो पुना देख लो, पुणे में कौन है, पेशवा है ना, तो ये पेशवा के साथ होता है, ठीक है, जून 1817 में। और ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, तो ग्वालियर में कौन है, ग्वालियर में सिंधिया है ना, तो सिंधिया नवंबर 1817 में। और श्रीरंगपट्टनम तो आपको पता ही है, ये 1790, ये किसके साथ होगा, टीपू सुल्तान के साथ होगा, टीपू सुल्तान के साथ 1792 में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्ति के पश्चात, जिसमें टीपू सुल्तान की बुरी तरह पराजय हुई हो। तो हम देखें पहले, तो पहला आ गया कौन सा, पहला आ गया चार आ गया, जिसमें हमने क्या देखा, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम सबसे पहले वो हुआ है, क्रोनोलॉजी देख रहे हैं ना कि कौन पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। उसके बाद हमने देखा ट्रीटी ऑफ पुना जून 1817 में, तो 2 हो जाएगा। फिर हमने देखा ट्रीटी ऑफ ग्वालियर नवंबर 1817 में, 3 हो जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में 1818 में क्या हो जाएगा, तो 4231 कौन सा है, सी ऑप्शन है, 4231 सही है, ऑप्शन के साथ जाइए, 4321। पहले आपका सबसे पहले ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792 में, इसलिए देखो अब ये क्वेश्चन, अब पहले क्या पूछता, पहले पूछता बीपीएससी कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मंदसौर की संधि हुई थी, है ना, और 4 ऑप्शन दे देता, 5 ऑप्शन देता और टिक लगाए थे। अभी क्या किया, कई सारी संधियां एक साथ कर दिया, लिख दिया, और बोला कि अब इसमें से बताओ कौन, क्रोनोलॉजी क्या है, कालक्रम क्या है, कि किसके बाद क्या हुआ, किसके बाद क्या हुआ। अब ये कितना आप कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ना है, कैसे सालों को याद रखना होगा, यहाँ पे डेट्स को याद रखना होगा, ईयर्स को याद रखना होगा, है ना, थोड़ा सा ट्रिकी तो है, इन कोई अब यहाँ पे कहते ट्रिक याद कर लो, ट्रिक कितना दिन साथ देगा, ये वनडे एग्जाम तो है नहीं, आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है। और याद रखिए, यूपीएससी हो या पीसीएस एग्जामिनेशन हो, आप कंसोलिडेटेड फॉर्म में प्री और मेंस की तैयारी करते हैं, इनफैक्ट इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ चलती रहती है, इंटरव्यू भी साथ साथ चलता रहता है, जिस दिन से आप प्रिपरेशन में रखते हैं उसी दिन से इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि तीनों अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करना है ना, कंसोलिडेट कर करना है। तो चलिए ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर, अगले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। बोला मैच द फॉलोइंग पेयर, अब ट्रीटी दिया है, रूलर दिया है, ट्रीटी संधि, पूना की संधि, अब पूना की संधि सिंधिया के साथ हुआ है ना, पूना में कौन था, पूना में पेशवा साहब है ना, तो ये मैच सही है, मैच सही नहीं है तो मैच मिलाना है, हमें मैच मिलाना है। तो पहला ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ पूना ए का किसके साथ मिलेगा, पूना में कौन है, पूना में पेशवा है, तो पेशवा ए का 2 होगा, ए का क्या होगा, 2 होगा। और ट्रीटी ऑफ मंदसौर, मंदसौर किसके साथ हुआ था, होलकर के साथ, होलकर सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में किया उन्होंने, बी, तो होलकर का 3 है, तो बी का 3। और सी का क्या होगा, सी का फिर ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, तो ग्वालियर में कौन है, सिंधिया है, 1, 231 देखो तो कहाँ है, 231 ए का है, ऑप्शन ए है, 231 ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ट्रीटी ऑफ मंदसौर जो है वो होलकर के साथ, ट्रीटी ऑफ पूना जो है पेशवा के साथ, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर किसके साथ, सिंधिया के साथ, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया हमने देखा, और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे अगले लेक्चर में, पार्ट 3 में हम देखते हैं बाकी क्वेश्चंस क्या है। और इसके साथ जो है ये चैप्टर्स जो है हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन सबसे ज़्यादा हैं, खासतौर पे गांधीयन फेज जो हम हैं उसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आता है, फिर वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। ये तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं निकलेंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे। तो चल ठीक है, तो इस लेक्चर से विदा लेने के पहले मैं आप लोगों से फिर से एक दरखास्त करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए खूब जोरदार तरीके से, अपने सारी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करिए, ताकि ये शानदार लेक्चर सीरीज जो है आपके बिहार और यूपी के घर घर तक ये लेक्चर सीरीज पहुंचे और आप इसका आनंद उठाइए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, एंजॉय करिए, थैंक यू।